छत्तीसगढ़ के गठन के साथ ही दिग्विजय सिंह को जैसे एक बड़ा बहाना मिल गया। जनता की समस्याओं के लिए वो राज्य के बंटवारे को जिम्मेदार ठहराने लगे। जितने पावर प्लांट थे हमारे मध्य प्रदेश में, क्योंकि कोल जो है मध्य प्रदेश में उस समय जो अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था, वो कोरबा और उस तरफ का जो बेल्ट है उधर पे कोल हमारे पास बहुत सारा था, और वहीं पे ऑब्वियसली जहां पर कोल होगा वहीं पर प्लांट लगेंगे। तो ये सच है कि प्लांट वहां पर काफी सारे थे, और स्टेट बनने के बाद छत्तीसगढ़ की प्रायोरिटी होगी कि वो अपने राज्य के लोगों को जो है बिजली देगा, वो दूसरे राज्य को क्यों देगा। दिग्विजय के रथ को मध्य प्रदेश में रोकने के लिए फायर ब्रांड नेता उमा भारती को मैदान में उतार दिया गया। उमा भारती ने तब दिग्विजय सिंह को एक उपाधि दी। हमारा इशू है, सड़क नहीं बनी वहाँ बिजली नहीं बना पाए, वहाँ 76 लाख नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान, आप आश्चर्य करेंगे कि राबड़ी देवी को असफल मुख्यमंत्री माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से गए भी थे मुख्यमंत्री माने गए हैं। जो पूरे आकलन हुए हैं प्लानिंग कमीशन के हो या यूएनडीपी के या किसी के भी हो, उसमें कुछ चीजों में बिहार भी बेहतर निकला है मध्य प्रदेश से। 10 साल में बंटाढार हुआ है, वो इशू है हमारा में, तो उसके अलावा कोई बात ही नहीं करती मध्य प्रदेश में। और सबसे बड़ा नाराज उन्होंने दिया था बंटाढार का, कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मध्य प्रदेश का बंटाढार हो गया, खासकर दूसरे कार्यकाल के अंदर। और अगर इसको फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मध्य प्रदेश जो है उसका जो है कबाड़ा हो जाएगा, ये जो है विकास की दौड़ में बहुत पीछे चला जाएगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में उमा भारती राजमाता विजय राजे सिंधिया की खोज थी। 1969 में राजमाता ने 10 साल की उमा भारती को रामचरितमानस पर प्रवचन करते सुना था। से पूछा कि माया क्या सद है, पूछा माया सद सद उभय भिन्न है, तो बोले नहीं। तो फिर पूछा माया क्या है, बोले अनिर्वचनीय है, उसके बारे में तो कह ही नहीं सकते हैं कि वो क्या है। तभी से उन्होंने उमा को भविष्य की राजनीति के लिए चुन लिया था। और उनके जो भाषण थे, उनके जो प्रवचन हुआ करते थे, वो प्रवचन शुरू से बचपन से देती थी, लेकिन जब वो राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ तो उनके प्रवचन ने पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के राम जन्मभूमि आंदोलन को ताकत दी। मैंने तो उन्हें 8 साल की उम्र में जब वो बाल साध्वी थी तो उनको गीता पे प्रवचन देते हुए सुना। 1984 में उमा भारती खजुराहो से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और हार गई थी। इसके बाद अयोध्या आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका ने उन्हें पूरे देश में चर्चित कर दिया। क्योंकि गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करने के लिए। 1989 में उमा खजुराहो से फिर लोकसभा चुनाव लड़ी और भारी अंतर से जीती। अब तक उनकी पहचान हिंदुत्व के प्रखर ध्वजवाहक की बन चुकी थी। उमा तेज तेवरों की नेता थी, जो किसी से भी सीधे भिड़ने में विश्वास रखती थी। ये तस्वीरें 1996 की। बीजेपी के गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई से नाराज 47 विधायक कांग्रेस की छत्र छाया में खजुराहो लाए गए थे। दिग्विजय सिंह की सरकार थी और होटल के इर्द गिर्द पुलिस का सख्त पहरा था। उमा के साहस को देखकर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के नेता दंग रह गए थे। जैसे ही खबर वो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चली तो वो सब वहां इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा ये तो हमारे विधायक आए हैं और इनको अपहरण करके यहाँ लाया गया। उमा भारती उस समय खजुराहो से लोकसभा की सांसद हुआ करती थी, और वो उमा भारती के राइज का समय था। तो उमा भारती एक मारुति लेकर आई। वैसे उमा भारती गाड़ी चलाती हैं, जिन लोगों को पता ना हो, उमा भारती स्वयं गाड़ी चलाती हैं, पर उस समय वो गाड़ी संभवतः चला नहीं रही थी, वो बगल में बैठी थी। और उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि बैरिकेड को धक्का देते हुए, और वो बैरिकेड को धक्का देते हुए अंदर चली गई। दिग्विजय सिंह को तीसरी जीत दर्ज करने से रोकने के लिए बीजेपी ने उमा भारती को फुल सपोर्ट दिया। उनकी पसंद के प्रदेश अध्यक्ष दिए, संगठन के लोग दिए, लेकिन बीजेपी के स्थानीय नेताओं के बीच गुटबाजी चरम पर थी। कहा जाता है ऐसे में प्रमोद महाजन की सलाह पर अटल बिहारी वाजपेयी लाल परेड मैदान गए और उमा भारती के नाम की विधिवत घोषणा कर दी। सड़क, बिजली, पानी जैसे विकास के मुद्दे पहले से मध्य प्रदेश में जनता के बीच मौजूद थे। उमा भारती विकास के साथ हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चुनाव मैदान में कूद पड़ी।
अभियान को नाम दिया विपासा, यानी बिजली पानी सड़क। विकास की बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम एक ही मुद्दा, आपने तो उठाई नहीं, तो अरुण जेटली ने उठाई थी। आपको कैसे बताऊं, मेरे भाषण में इसके अलावा कोई विषय ही नहीं है, रोड, बिजली और पानी। या तो आप चल के मेरा भाषण सुनिए। उमा भारती का व्यक्तित्व था, उनका जो जिस तरह का धार्मिक फेस था, उसने बहुत मदद की। और जो पूरा कैंपेन है, जो बंटाधार का जो कैंपेन है, वो डिजाइन तो उस वक्त के उनके रणनीतिकारों ने किया, और उमा भारती केवल चेहरा थी। उमा भारती ने परिवर्तन यात्रा निकाली, नारा दिया, आप सत्ता परिवर्तन करो, हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। 2003 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बीजेपी और उमा भारती के तूफानी प्रचार की आंधी में उड़ गई। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अगर कांग्रेस को राज्य में सत्ता नहीं दिला सका तो 10 साल तक राजनीति में कोई पद नहीं लूंगा। ये भावनात्मक अपील भी काम नहीं आई। कुल 230 सीटों में बीजेपी को 173 सीटें मिली और कांग्रेस ऐतिहासिक हार के साथ केवल 38 सीटों पर सिमट गई। लोकतंत्र का संयोग देखिए, एक सन्यासिन ने राजा से राजगद्दी छीन ली। देश के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति 8 दिसंबर 2003 को उमा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनते ही उमा ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू किए। 28,000 दैनिक वेतन कर्मियों को परमानेंट करने का आदेश दिया। 90 आदिवासी ब्लॉक के 14 लाख बच्चों को दलिया की जगह पूरा पका खाना देने की योजना शुरू की। दिग्विजय शासन के आदी हो चुके अधिकारियों की नकेल कसी। श्यामला हिल्स यानी मुख्यमंत्री निवास पहुंचते ही हर मंगलवार जनता की शिकायतें और समस्याएं सुनने के लिए जनता दरबार शुरू किया। बेरोजगारी की समस्या काफी बड़ी थी। जनता दरबार और भीड़ को मैनेज करने के सुरक्षा बलों के तरीकों को लेकर विवाद होने लगे। जनता दरबार जल्द ही बंद हो गया। इनिशियली क्या होता है, कोई भी जब सरकार बनती है, कोई भी नया नेता बनता है, तो वो अपने दरवाजे बहुत खुले रखता है कि मैं तो आम जनता का आदमी हूं, आने दो, हम सबसे मिलेंगे, हम सबसे करेंगे। तो हर प्रकार के लोग वहां पहुंचने लगे और इतनी भीड़ होने लगी कि संभाले नहीं समझते थे। चाहे जैसी मांग करना, कुछ भी करना। तो एक किसी कार्यकर्ता ने उनसे कुछ बात की तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने उसको धक्का दे दिया, कुछ हो गया। उमा की अति सक्रियता खुद बीजेपी के कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं को परेशान कर रही थी। उमा खरी खरी बात कहती थी, फिर पार्टी का कोई नेता हो या संगठन का कोई पदाधिकारी, उस समय यहाँ पर बीजेपी की तरफ से 2 लोग जो सेंट्रल लीडर्स आते हैं, 2 लोग आते थे, अरुण जेटली और प्रमोद महाजन, जिन्होंने यहाँ पर सरकार बनवाने में, या अपन बोले कि ऑफ द रिकॉर्ड जो ब्रीफिंग्स होती हैं या पार्टी को किस तरह से मैनेज करना है, इस तरह की चीजें वो लोग देखते थे। तो जब सरकार बन गई तो मुझे याद है अरुण जेटली जी ने उमा भारती से बोला कि एक पर्टिकुलर ऑफिसर को डीजीपी बनाना है। तो उमा भारती ने शायद कुछ लोगों के सामने ये जवाब दिया कि जेटली जी, सरकार बनवाना आपका काम था, चलाना मेरा काम है, मैं जिसको चाहूंगी उसको बनाऊंगी। तो ये जो है उमा भारती की जो विदाई का एपिसोड है, ये उस दिन से शुरू हो गया था। उमा की सरकार को बमुश्किल 8 महीने हो पाए थे। उन्हें कर्नाटक पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट आया। मामला 1994 का था। उमा भारती ने हुबली के कित्तूर रानी चेन्नम्मा मैदान, जिसे कई लोग ईदगाह भी कहते हैं, वहां तिरंगा झंडा फहराया था और पुलिस का दावा था कि इसी वजह से वहां पर दंगे हुए थे। उमा भारती जितनी ताकतवर हैं, जब वो अपने को उतनी ही ताकतवर समझने लगी तो वो पार्टी में नेगेटिव होता है। पार्टी आपको ताकतवर नेता समझे तब तक चलता है। अगर आप अपने को पार्टी से ज्यादा ताकतवर समझते हैं तो मुश्किल होती है। और जब कर्नाटक में हुबली में झंडा वाला मामला हुआ, तिरंगा फहराने का मामला हुआ और उन पर FIR हुई, उनको वहां पर हाजिरी देनी थी, तो कुछ ऐसी स्थिति हुई कि उस अदालत ने जब बार बार उमा भारती 8-10 साल तक उस कोर्ट में नहीं पहुंची तो उसने गैर जमानती वारंट इशू कर दिया। अब एक मुख्यमंत्री के खिलाफ यदि गैर जमानती वारंट है तो अब उसका तरीका क्या है? मुख्यमंत्री को तो सरेंडर होना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ेगा। तो अब ये कैसे संभव हुए?